निशा कुणाल के केबिन का डोर नॉक कर अंदर चली जाती है तो देखती है कि कुणाल अपने लैपटॉप में बिजी है। निशा इसके डेस्क के पास जाकर उसे बोलती है, आपने बुलाया सर। उसके ऐसे बोलने से कुणाल लैपटॉप से ऊपर देखता है और अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन ना लेते हुए बोलता है, यस मिस निशा, वो आपके हस्बैंड को आपकी बहुत याद आ रही थी इसीलिए मैंने आपको ये बुलाया है। इतना बोल कुणाल अपनी चेयर से उठकर निशा के पास जान लगता है। निशा कुणाल का जवाब सुन बोलती है, लेकिन सर मैं ऑफिस में हूँ इसीलिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखती हूँ। उसकी बात सुन कुणाल जो उसके पास आ रहा था वो उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है बीवी। मैं तुम्हें सुबह नहीं देखा इसीलिए इतना गुस्सा, लेकिन वो मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी इसीलिए जाना पड़ा, नहीं तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं होता। कुणाल के ऐसे बोलने से निशा उसे पाउट बनाकर बोलती है, लेकिन तुम मुझे जगा तो सकते थे ना। तो कुणाल उसके गाल पर किस करते हुए बोलता है, तुम इतने सुकून से सो रही थी कि मुझे तुम्हें उठाने का मन ही नहीं किया। और तुम सोते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह दिख रही थी, इसीलिए नहीं उठाया। उसकी बात सुन निशा आगे कुछ नहीं बोलती और उसके पीठ पर अपने हाथ रख उसके चेस्ट पर सिर रखकर आंखें बंद करती है तो कुणाल भी उसे अपनी बाहों में कसके भर लेता है। कुणाल निशा को ऐसे ही लिए सोफे पे बैठ जाता है और उसके सिर को सहलाते हुए बोलता है, मॉम का कॉल आया था, हमें आज रात को रघुवंशी मेंशन जाना है डिनर के लिए और तुम्हारे मॉम डैड भी आ रहे हैं, अभिनव और कीर्ति के एंगेजमेंट की तैयारी करने के लिए डिस्कस करना है। निशा कुणाल की बात सुन बोलती है, ये सब फोन पर भी तो हो सकता है, इसके लिए डिनर पर इनवाइट करने क्या जरूरत है, हम ये सब बिना डिस्कस किए भी एक साथ डिनर कर सकते हैं। तो कुणाल बोलता है, वो भी है लेकिन सब लोग हमेशा बहाने ढूंढते हैं, सबको एक साथ बुलाने के लिए ऐसे ही डिनर के लिए बुलाते तो सब कोई ना कोई बहाना बनाता। कुणाल की बात को सोचते हुए निशा भी बोलती है, हाँ ये भी सही है। इतना बोल वो कुणाल की बाहों से निकल उसकी तरफ देख बोलती है, ठीक है, हम डिनर के लिए जाएंगे, अभी तुम अपना काम करी और मुझे मेरा करने दो। इतना बोल वो वहां से उठकर जाने लगती है तो कुणाल उससे पीछे से आवाज लगते हुए बोलता है, ठीक है मिस निशा, आप अपना काम करिए, फिर मेरे लिए एक कॉफी और अमित से मेरा आज का सेचुर लेकर आइए। इतना बोल कुणाल अपनी जगह जाकर बैठ जाता है और निशा मुंह बनाते हुए बाहर चली जाती है। निशा कुणाल के लिए कॉफी लेकर उसके ऑफिस में आती है और उसे कॉफी देकर वहां से चली जाती है। कुणाल भी उसे वहां नहीं रोकता और अपना काम करने में बिजी हो जाता है। निशा भी अपने केबिन में चली जाती है और अपना काम करने लगती है। जब लंच टाइम होता है तो निशा मीरा के साथ लंच के लिए निकल जाती है और कुणाल को बता देती है कि वो आज मीरा के साथ लंच करने वाली है। मीरा निशा को आज बाहर लंच के लिए चलने के लिए बोलती है तो दोनों साथ में कंपनी के पास वाले रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाती है। दोनों अपना ऑर्डर देती है और बातें करने लगती है। निशा मीरा के चेहरे का ग्लो देख रही थी। मीरा आज बहुत हैप्पी दिख रही थी। निशा उसे टीज करने के लिए बोलती है, क्या बात है मीरू, आज तो तुम्हारा चेहरा बहुत ही खिला हुआ है। क्या कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे नहीं मालूम? निशा के ऐसे अचानक पूछने से मीरा अपनी आंखें फाड़े उसे देखती है, लेकिन फिर खुद के इमोशंस कंट्रोल कर निशा से अपनी नजरें चुराते हुए बोलती है, नहीं, कुछ नहीं हुआ है, तुम तो कुछ भी बोलती हो। निशा उसे आगे एक शरारती मुस्कान लिए पूछती है, सच बता मीरू, तुझे कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं मिल गया ना? निशा के ऐसे पूछने से मीरा तो अब दंग रह जाती है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। निशा मीरा को ऐसे देख हंसना चाहती थी लेकिन खुद की हंसी कंट्रोल करती है। मीर कुछ जवाब दे पाती इससे पहले उसका फोन बजने लगता है। मीर जल्दी में अपना फोन निकलती है और देखती है तो उस पर आरव का नाम फ्लैश हो रहा था। मीरा कंफ्यूजन में थी कि वो निशा के सामने आरव का कॉल रिसीव कर या नहीं। निशा की मीरा की हिचकिचाहट देख उसे बोलती है, मीरू तेरा फोन बज रहा है, रिसीव तो कर, किसका है देख। निशा के कहने से मीरा फोन रिसीव करती है और हेलो बोलती है। उधर से आरव उसकी धीमी आवाज सुन थोड़ा फिक्र से बता है, क्या हुआ प्रिंसेस, तुम्हारी आवाज इतनी धीमी क्यों आ रही है?
आरव के ऐसे पूछने से मीरा बोलती है, कुछ नहीं, लॉन्च के लिए आई हूँ। मीरा की बात सुन आरव समझ जाता है कि वो किसी के साथ है और गैस करते हुए पूछता है, तुम निशु के साथ हो इसीलिए घबरा रही हो मुझसे बात करने के लिए? मीरा हाँ बोलती है तो आरव उसे बोलता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम उसे बता सकते हैं। मैं वहाँ आ जाता हूँ फिर हम दोनों मिलकर बताएंगे। तुम मुझे एड्रेस भेज दो। आरव के ऐसे कहने से मीरा कुछ सोचती है और फिर उसे उस रेस्टोरेंट का एड्रेस भेज देती है। निशा मीरा को बहुत देर से देख रही थी। जब मीरा कॉल रख देती है तो निशा उसे पूछती है, किसका कॉल था? तो मीरा बोलती है, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा और मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है। मीरा के ऐसे बोलने से निशा उसे क्यूरियस होकर देखती है तो निशा उसे बोलती है, ऐसे मत देख, मुझे थोड़ी देर रुक, सब कुछ बताती हूँ। उसकी बात सुन निशा आगे कुछ नहीं बोलती और फिर वो दोनों दूसरी बातें करते हैं। निशा मीरा को कीर्ति अभिनव के एंगेजमेंट प्लानिंग के बारे में बताती है। दोनों ऐसे बात करते हैं तभी वहां आरव आ जाता है और वो उन दोनों की तरफ ही आ रहा था। निशा आरव को वहां देख सरप्राइज होती है और उठकर उसे हग करते हुए बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कुछ काम से आए थे क्या? उसकी बात सुन आरव उसे बोलता है, हाँ, एक बहुत जरूरी काम था जिसके लिए आया था। इतना बोल वो मीरा को देखता है। मीरा उन दोनों को ही देख रही थी। निशा आरव को मीरा की तरफ देखते हुए देखती है तो पूछती है, क्या हुआ आरव, तुम क्या देख रहे हो? निशा के इतना पूछने से आरव फिर उसे देख स्माइल करते हुए बोलता है, कुछ नहीं, तू बैठ, मुझे तुझे कुछ बताना है। ये कह आरव निशा को उसकी जगह बिठाता है और खुद मीरा के बाजू में जाकर बैठ जाता है। निशा ये सब देख रही थी लेकिन वो कुछ नहीं कहती है और आरव के बात करने का वेट करती है। आरव मीरा की तरफ देख उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए निशा को देखता है और फिर बोलता है, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आरव की बात सुन निशा एक बार आरव को तो एक बार मीरा को देखने लगती है। निशा आरव और मीरा की तरफ देखती है, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसे ऐसे चुप देख आरव और मीरा उसे नर्वस होकर देख रहे थे। निशा उन दोनों को थोड़ी देर देखती है और फिर वहां से उठकर जाने लगती है। निशा को ऐसे बिना कुछ बोले जाते देख मीरा और आरव दोनों पैनिक करने लगते हैं। आरव झट से उठकर निशा का हाथ पकड़ता है और फिर उसे बोलता है, क्या हुआ निशु, तू बिना कुछ बोले कहाँ जा रही है? आरव के ऐसे बोलने पर भी निशा उसे पूरी तरह इग्नोर कर वहां से जाने लगती है। मीरा को निशा को ऐसे बिना कुछ बोले जाते देख आंखों में आंसू आने लगाते हैं और वो रोने लगती है। आरव उसे ऐसे देख पैनिक करता है लेकिन निशा आरव से खुद को छुड़ाकर वहां जाने की कोशिश करने लगती है। मीरा आंखों में आंसू लिए निशा से बोलती है, अगर तुझे हमारा रिलेशनशिप में रहना अच्छा नहीं लगता। वो इतनी ही बोल पाई थी कि निशा उसे अपना हाथ दिखाती है और उसे चुप रहने का इशारा करती है। आरव निशा को ऐसे करते देख बोलता है, प्लीज निशु, पहले हमारी बात तो सुन ले, फिर तुझे जितना गुस्सा करना है कर ले, लेकिन पहले हम क्या कहना चाहते हैं ये तो सुन ले। आरव के ऐसे पूछने से निशा उसे गुस्से से देखती है। निशा को ऐसे देखते देख आरव बोलता है, तुझे किस बात का गुस्सा आया है ये तो बता। तो निशा की का गुस्सा शांत करते बोलती है, तुम दोनों को एक दूसरे के लिए कब से फीलिंग्स है? निशा के ऐसे पूछने से आरव और मीरा एक दूसरे को देखने लगते हैं और कुछ नहीं बोलते तो निशा आरव का हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए जाने लगती है तो आरव अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। निशा उसकी तरफ देखती है और थोड़े नाराजगी से बोलती है, मतलब तुम दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत दिनों से फीलिंग्स थी और मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, फिर भी तुम दोनों ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। निशा के ऐसे बोलने से आरव उसे बोलता है, ऐसा नहीं है निशु, मुझे भी इस बात का एहसास कुछ दिनों पहले ही हुआ है लेकिन तब तुम टेंशन में भी, इसीलिए मैं ये सब तुम्हें तब नहीं बता पाया। और कल ही मैंने इसे प्रपोज किया है और तुम पहली जिसे हमारे रिलेशनशिप के बारे पता है। आरव की बात सुन निशा का थोड़ा गुस्सा कम हो जाता है लेकिन वो फिर भी अपने चेहरे पर गुस्से के भाव रखती है। मीरा उसे फिर भी ऐसे देख उसका हाथ पकड़ बोलती है,
मैं तुझे मेरे फीलिंग्स के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन मैं खुद इस बारे में श्योर होना चाहती थी और उसके बाद तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें बता पाती आरव ने मुझे प्रपोज कर दिया। निशा उन दोनों का एक्सप्लेनेशन सुन पिघल जाती है, लेकिन उन दोनों को नहीं दिखाती। निशा को फिर भी कुछ न बोलते देख मीरा अब फिर से रोने ही वाली थी कि आरव समझ जाता है कि अब निशा का गुस्सा कम हो गया है। तो वो बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें अब भी नाराज रहना है और अपने फ्रेंड्स को कांग्रेट्स नहीं करना तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके जाता हूँ। मीरा आरव की बात सुन उसे कंफ्यूज होकर देखने लगती है, तो निशा गुस्से से अपने हाथ कमर पर रख देती है और आरव को देखने लगती है। आरव अपने आंखों के कोनों से उसे देखता है और हंसता है। निशा गुस्से से आरव को बोलती है, तुम्हारी फ्रेंड तुमसे गुस्सा है और तुम उसे मनाने की जगह अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे ले जा रहे हो। आरव निशा की बात सुन उसे बोलता है, अब मैंने और मीरा ने तुझे सब कुछ तो बता दिया और क्या बताना बाकी है। लेकिन तू है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं, तो अब हम क्या करें, तेरा गुस्सा कम होने के हम डेट पे जाके आते हैं। आरव की ऐसी बातें सुन निशा उसे आंखें फाड़े देखती है और वहां से गुस्से से निकल जाती है। निशा को ऐसे गुस्से से जाते देख आरव हंसता है और उसे ऐसे हंसते देख अब मीरा को गुस्सा आ रहा था। मीरा गुस्से से आरव से बोलती है, निशु हमसे गुस्सा होके गई है और आप ये हंस रहे थे। आरव मीरा की बात सुन उसे हंसते हुए बोलता है, उसका जो गुस्सा था वो कब का खत्म हो चुका है, वो तो बस हमारे सामने नहीं दिखाना चाहती थी और अब मैंने तुम्हें डेट पे ले जाने की बात सुन वो चिढ़ गई है। आरव की बात सुन मीरा उसे कंफ्यूज होकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता उसकी नाराजगी खत्म हो गई है। तो आरव उसके गाल पर हाथ रख बोलता है, वो मेरी छोटी बहन जैसी है, उसे मैं बचपन से जानता हूँ इसीलिए मुझे पता है। आरव की बात सुन मीरा थोड़ा रिलैक्स होती है और फिर दोनों वहां बैठ जाते हैं। वहीं निशा रेस्टोरेंट से निकल कंपनी जाने लगती है, लेकिन तभी वहां एक गाड़ी आ जाती है और एक आदमी गाड़ी से बाहर आकर निशा के गले में कुछ चुभा देता है, जिससे निशा बेहोश हो जाती है और वो आदमी निशा को वहां से कार में ले जाता है। निशा ने कुणाल को पहले ही बताया था कि वो मीरा के साथ लंच के लिए जा रही है, इसीलिए कुणाल उसका वेट किए बिना अपना खाना खाता है। मीरा भी आरव के साथ लंच कर ऑफिस में वापस आ जाती है। मीरा के आते ही अमित उसके पास जाकर उसे बोलता है, मिस मीरा आपके साथ मिस निशा थी ना, लंच के लिए वो नहीं आई ऑफिस, बॉस उन्हें बुला रहे थे। अमित के ऐसे निशा के बारे में पूछने से मीरा कंफ्यूज होकर उसे देखती है और फिर बोलती है, लेकिन निशा तो कब की रेस्टोरेंट से निकल गई थी, मुझे लगा वो ऑफिस आई होगी। मीरा की बात सुन अब अमित कंफ्यूज होता है क्योंकि निशा तो ऑफिस आई ही नहीं थी। वो मीरा से बोलता है, लेकिन मिस निशा तो ऑफिस आई ही नहीं। उसकी बात सुन मीरा मन में सोचती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि निशु आरव और मुझसे सच में गुस्सा तो नहीं और खुद का गुस्सा शांत करने कहीं बाहर गई हो। मीरा को ऐसे देख अमित उसके आगे हाथ हिलाता है, तो मीरा अपनी सोच से बाहर आती है। मीरा अमित से बोलती है, आप निशा को कॉल करके तो देखिए। उसकी बात सुन अमित भी निशा को झट से कॉल लगाता है, लेकिन निशा का कॉल की घंटी बजने के बाद कोई कॉल नहीं उठाता। अमित फिर से निशा को कॉल करता है, लेकिन अब निशा का फोन स्विच ऑफ आता है। अमित अब पैनिक करता है और घबराते हुए वहां से मीरा को बिना कुछ बोले कुणाल के केबिन की तरफ चला जाता है। मीरा अमित को कुछ भी बिना बोले जाते देख घबरा जाती है और आरव को कॉल कर सब बता देती है। इधर कुणाल के केबिन में अमित पहली बार बिना नॉक किए आता है। किसी को अपने केबिन में बिना नॉक किए आते देख कुणाल को गुस्सा आता है और वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि अमित झट से उसे बोलता है, बॉस मैम ऑफिस नहीं आई है और उनका कॉल भी नहीं लग रहा है। कहीं मैम के साथ कुछ हुआ तो नहीं है। अमित ये सब एक सांस में बोल जाता है। कुणाल निशा के कॉल न लगने की बात सुन खुद का फोन निकल उसको कॉल करता है, लेकिन निशा का फोन बंद आता है। निशा का फोन बंद आते देख कुणाल को अब उसकी चिंता होने लगी थी, वो तभी किसी को कॉल कर निशा का फोन ट्रेस करने के लिए कह देता है और फिर अमित की तरफ देख उसे अपनी कड़क आवाज में बोलता है, जल्द से जल्द निशा का पता लगवाओ।
और वो जिस रेस्टोरेंट गई थी उसकी सीसीटीवी फुटेज देखो। कुणाल के इतना बोलते ही अमित के बॉस बोल वहां से चला जाता है। अमित के जाते ही कुणाल एक बार फिर निशा को कॉल ट्राई करता है, लेकिन अभी भी निशा का फोन बंद आ रहा था। कुणाल अपने फोन में निशा की और अपनी वॉलपेपर पे को फोटो थी वो देखते हुए बोलता है, कहाँ हो बीवी। इतना बोल वो उस फोटो को देखने लगता है जिसमें निशा का हस्त चेहरा था। कुणाल निशा की फोटो को देख ही रहा था कि तभी उसे अभिनव का कॉल आता है और कुणाल झट से उसका कॉल रिसीव करता है। कुणाल कुछ बोल पाता उससे पहले अभिनव पैनिक करते हुए बोलता है, कुणाल निशु का किडनैप हुआ है। अभिनव की बात सुन कुणाल झट से अपनी चेयर से उठता है और बोलता है, क्या? और तुम्हें कैसे पता चला? किसी का कॉल आया था। मैं अभी तुम्हारे ऑफिस आ रहा हूँ। इतना बोल कुणाल अभिनव को कुछ भी बोलने का मौका नहीं देता और अपना कोट और मोबाइल लेकर केबिन से बाहर आता है। अमित कुणाल के केबिन में ही आ रहा था, वो कुणाल को बाहर जाते हुए देख बोलता है, बॉस आपकी अभी एक मीटिंग है। कुणाल उसकी बात सुन जाते हुए ही बोलता है, मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। इतना बोल वो लिफ्ट में चला जाता है। अमित उसे इतने जल्दी जाते देख समझ जाता है कि ये जरूर मिस निशा से ही रिलेटेड होगा और फिर वो कुणाल के मीटिंग्स कैंसिल करने चला जाता है। कुणाल कंपनी से बाहर आकर सीधे अपनी कार में बैठ अभिनव की कंपनी की तरफ चला जाता है। उसे निशा का किडनैप हुआ है ये सुनकर ही अब निशा की और ज्यादा फिक्र होने लगी थी। कुणाल अभिनव के ऑफिस आकर सीधे उसके केबिन में चला जाता है, उसे वहां कोई रोकने की हिम्मत नहीं करता। सबको पता थे कि कुणाल और अभिनव बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसलिए कोई भी कुणाल को बिना अभिनव की परमिशन के अंदर जाने देते हैं। अभिनव कुणाल को अपने केबिन के अंदर आते देखता है और झट से अपने चेयर से उठकर उसके पास चला जाता है। कुणाल अभिनव को देखते ही उसे फिर से वही सब पूछने लगता है। तो अभिनव उसे बताता है कि उसे किसी का कॉल आया था जिसने निशा को किडनैप किया है। तो कुणाल उसे पूछता है, वो कौन है? अभिनव उस बारे में बताने से थोड़ा हिचकिचाता है। अभिनव को ऐसे हिचकिचाते देख उसे गुस्से से बताने के लिए बोलता है। अभिनव कुणाल को गुस्सा करते देख उसे बताने लगता है। अभिनव कुणाल से कहता है, हमने निशा को बचपन की उसकी सेफ्टी के लिए अपनी कंट्री से बाहर भेजा था, यूं तो तुम जानते ही हो। इतना बोल अभिनव उसे देखता है तो कुणाल हाँ में सिर हिला देता है। अभिनव आगे बोलता है, हमने हमारे बिजनेस राइवल के वजह से निशा को बाहर नहीं भेजा था। वो जब छोटी थी तब उसे कोई हमसे दूर ले जाना चाहता, ये हमेशा के लिए, इसीलिए हमें उस इंसान से निशा को दूर रखने के लिए उसका एक्सीडेंट होने का नाटक करवा के बाहर भेजना पड़ा था और अब उस इंसान को निशा के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए उसने निशा को किडनैप किया है। कुणाल अभिनव की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो अभिनव से पूछता है, वो निशा को क्यों ले जाना चाहता था? और वो इंसान कौन है? कुणाल की ये सब पूछने से अभिनव उसे कुछ बता पाता कि अभिनव के केबिन का डोर ओपन होता है, दोनों उस तरफ देखते हैं तो वहां अभिनव के डैड खड़े थे। उन्होंने उन दोनों की बातें सुनी थी। वो कुणाल की तरफ देख बोलते हैं, मैं बताता हूँ तुम्हें वो लोग कौन है और निशा को क्यों लेके गए हैं। इतना बोल वो केबिन के अंदर आ जाते हैं। कुणाल निशा के डैड को देखने लगता है। वो उनके बोलने का वेट करता है जिसे वो बता सके कि वो लोग कौन हैं और निशा का किडनैप क्यों करना चाहते हैं। निशा के डैड अंदर आकर कुणाल के सामने सोफे पे बैठ जाते हैं और कुणाल को देखते हैं और फिर एक गहरी सांस लेकर कुणाल को सब कुछ बताने का डिसाइड करते हैं। वो कुणाल की तरफ देख बोलते हैं, निशा और कुणाल जब छोटे थे तब हम सब बेंगलोर में रहते थे और वहाँ हमारे बाजू में एक फैमिली रहती थी, हम किसी से ज्यादा बात नहीं किया करते थे। निशु उस वक्त सिर्फ 3 साल की थी और वो हमेशा इधर उधर भागा करती थी। एक दिन वो हमारे घर के कंपाउंड जो छोटा था उसे लंघकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, तभी एक 6-7 साल का लड़का उसे गिरने से बचा लेता है। और फिर मैं और उसकी मॉम दोनों उस लड़के को थैंक यू बोलते हैं और वो लड़का निशु के साथ खेलने की परमिशन मांगता है और फिर हम भी उसे खेलने की परमिशन दे देते हैं। दोनों रोज एक साथ खेला करते थे।
ऐसे ही 1 साल बीत गया और फिर उस लड़के का निशा का लिए अट्रैक्शन बढ़ने लगा था। जब हम बेंगलोर को छोड़कर यहाँ सेटल होने की सोच रहे थे तब निशा उसे बातों ही बातों में हमारी ये बात उसे बता देती है। निशु की बात सुन वो लड़का निशु को हमारे पास उस दिन भेजता ही नहीं है। जब मैं निशु को लेने उनके घर गया तो वो उसे मेरे साथ भेजने के लिए मना करता है और बोलता है कि हम निशु को उससे दूर कर रहे हैं। हमें पहले लगा था कि वो सिर्फ निशु से अटैच होने की वजह से ऐसा बोल रहा है, लेकिन जब मैं निशु को वहां से लेकर जाने के लिए तैयार हो गया तो उसने मेरे सामने गन तान दी और फिर उसने मुझे निशा को वहां छोड़कर जाने के लिए बोलने लगा। मैंने उसके मॉम डैड को भी समझाने की कोशिश की लेकिन वो बोलने लगे कि उन्होंने कहा कि उसके बेटे को उन्होंने कभी ना नहीं किया है। उन सबको ऐसे पागलों की तरह बिहेव करते देख मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने मेरे एक दोस्त को कॉल किया कि पुलिस में था और उसके हेल्प लेकर निशु को वहां से लेकर चला गया। लेकिन उस लड़के ने फिर से एक बार निशु को हमसे ले जाने की कोशिश की और लेकिन हमने उस दिन जैसे तैसे करके हमने निशु को उसे ले जाने से रोक लिया। लेकिन इस दिन उसने कसम खाई थी कि वो निशु को हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर लेकर जाएगा और फिर कभी वो हमारे पास नहीं आ पाएगी। उसकी इसी बात की वजह से हमने निशु का झूठा एक्सीडेंट प्लान किया और उसे विदेश भेज दिया। लेकिन उसे कैसे निशु के बारे में पता चला वो फिर से उसके पीछे पड़ा है। राजेश जी सब कुछ बताकर कुणाल को देखने लगते हैं जो कि सब कुछ सुन हैरान रह गया था। राजेश जी कुणाल के कुछ कहने का वेट करते हुए उसे देख रहे थे। कुणाल थोड़ी देर में अपने सेंस में आता है और फिर राजेश जी की तरफ देख बोलता है, पापा मुझे पता था कि निशा की सेफ्टी के लिए आपने उसे बचपन में विदेश भेजा था, लेकिन उसके पीछे इतना बड़ा रीजन होगा ये मुझे मालूम नहीं था। कुणाल की बात सुन अभिनव जो कि अब तक सब कुछ सुन रहा था वो बोलता है, तुम्हें ये इसलिए नहीं पता चला क्योंकि डैड नहीं चाहते थे इस बारे में किसी को पता चले, इसलिए उन्होंने सब कुछ बहुत ध्यान से हैंडल किया था जिस वजह से किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अभिनव की बात सुन अब कुणाल को समझ आता है जब वो निशा पर ऐसा कौन सा खतरा है जिस वजह से उसे बचपन से अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ा, ये जानने के लिए इन्वेस्टिगेट किया था लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वो राजेश जी की तरफ देख उनसे बोलता है, क्या आप मुझे उस इंसान का नाम बता सकते हैं जिसे निशा के लिए इतना ओबेसेशन है? कुणाल का सवाल सुन राजेश जी उसे एक कड़वी हंसी हंसते हुए बोलते हैं, तुम उसे अच्छे से जानते हो, पहले मुझे भी नहीं लगा था तुम्हारी फैमिली उनसे कनेक्टेड होगी, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ही पता चला तुम्हारी दोनों फैमिली एक रिश्ते में जुड़ी हुई है, लेकिन दोनों को विचार एक साथ नहीं मिलते इसलिए दोनों फैमिली एक दूसरे से बात नहीं करती। कुणाल राजेश जी की बात सुन उन्हें कंफ्यूज होकर देखता है और उसे पूछता है, आप किसकी बात कर रहे हैं पापा? कुणाल के ऐसे पूछने से राजेश जी बोलते हैं, तुम्हारी बड़ी बुआ कौशल्या जी के परिवार की बात कर रहा हूँ। कुणाल अपनी बड़ी बुआ का नाम सुन ज्यादा हैरान नहीं होता क्योंकि वो भी जानता था कि उनकी फैमिली कैसी है और वो पैसा कमाने के लिए कौन कौन से इलीगल काम करते हैं। कुणाल फिर से राजेश जी से पूछता है, उनके घर में किसको निशा को पाने की जिद है? कुणाल की बात सुन और उसे इतना शांत देख एक बार अभिनव और राजेश जी भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन राजेश जी खुद को संभालते हुए कुणाल के सवाल का जवाब देते हैं, उनके छोटे बेटे सौरभ त्रिवेदी को। वो निशु को हम सबसे दूर कर अपने साथ कहीं और लेकर जाना चाहता है। राजेश जी की आखिरी बात सुन कुणाल गुस्से से बोलता है, किसी ने भी इतनी ताकत या हिम्मत नहीं है कि वो निशा को मुझसे दूर ले जाए। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए पापा, मैं निशा को जल्दी वापस लाऊंगा। कुणाल की बात सुन राजेश जी थोड़ी चिंता करते हुए बोलते हैं, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा, वो निशु को अपने साथ कहाँ ले जाएगा पता नहीं। राजेश जी की बात सुन कुणाल उन्हें दिलासा देते हुए थोड़ा गुस्से में बोलता है, उसे मैं निशा को कहीं नहीं ले जाने दूंगा। इतना बोल कुणाल वहां से उठकर जाने लगता है तो अभिनव उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा निशु को ढूंढने के लिए। तो कुणाल अपना सिर हिला देता है और उसे बोलता है, ठीक है, तुम अपने लोगों को सौरभ के बारे सब इलीगल धंधों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलने के लिए बोल दो, मैं उसकी लोकेशन ट्रेस करता हूँ।
कुणाल की बात सुन अभिनव भी हाँ में सिर हिला देता है और फिर दोनों अपने काम में लग जाते हैं। कुणाल भी वहां से निकल अपनी कार में बैठ जाता है और ड्राइव करते हुए अपने हैकर को कॉल कर उसे सौरभ की और निशा की लोकेशन ट्रेस करने के लिए बोलता है और अपनी कार सीधे रघुवंशी मैंशन लेकर चला जाता है। रघुवंशी मैंशन पहुंच वो सीधे स्टडी रूम में चला जाता है और वहां पहले से ही गौतम जी और हर्षवर्धन जी बैठे हुए थे। वो कुणाल को वहां देख उसे भी अपने साथ बैठने के लिए कहते हैं। कुणाल के बैठने के बाद हर्षवर्धन जी कुणाल की तरफ देख अपने कड़क लहजे में और सीरियस होकर बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। अपने दादाजी की बात सुन कुणाल भी सीरियस होकर उनसे बोलता है, तो फिर आपने इस बारे में क्या सोचा है। उसकी बात सुन हर्षवर्धन जी बोलते हैं, वो हमारी बहू है और हमारे घर की इज्जत है, इसलिए हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। उनकी बात सुन कुणाल बोलता है, आप अपने सोर्सेस लगाए और मैं अपने लगता हूँ और आप अगर हो सके तो हुआ से भी कुछ निकलने की कोशिश कीजिए। कुणाल की बात सुन हर्षवर्धन जी बोलते हैं, मैं अपने आदमियों को उनके पीछे लगा दूंगा, लेकिन तुम जानते हो कि मैं उससे बात नहीं करता, इसीलिए मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगा। उनकी बात सुन कुणाल सिर्फ अपना सिर हिलाता है और फिर वहां से जाने लगता है तो गौतम जी उसे बोलते हैं, आज के लिए यही रुक जाओ और कल जाना अपने विला। उनकी बात सुन कुणाल उन्हें मना करते हुए बोलता है, मुझे कुछ मीटिंग्स है और कुछ और काम भी है, इसीलिए नहीं रुक सकता। इतना बोल वो किसी की भी बात बिना सुने वहां से चला जाता है। कुणाल जितना ऊपर से शांत रहने की कोशिश कर रहा था उसे उतनी ही निशा की फिक्र हो रही थी। वो उसकी फोटो को देखते हुए ही अपने मन में बोलता है, मैं तुम्हें बहुत जल्द ढूंढ लूंगा बीवी, और जो भी तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है उसे छोड़ूंगा नहीं। बस तुम अपना ख्याल रखना और मेरा वेट करना, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगा। आई मिस योर बीवी। इतना बोल वो निशा की फोटो को देखने लगता है। कुणाल अपने विला पहुंच अपने रूम में चला जाता है, लेकिन आज उसे उसका ही रूम खाली लगने लगा था। वो वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर आता है और वहां से सीधे अपने स्टडी रूम में चला जाता है और वहां बैठ निशा को ढूंढने के बारे में सोचने लगता है। उसे कुछ भी करके निशा को ढूंढना ही है। वो अपने आदमियों को कॉल कर निशा के बारे कुछ कुछ पता चला कि नहीं पूछता है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं लगा था। वहीं दूसरी तरफ जब निशा की आंख खुलती है तो वो खुद को किसी अनजान जगह पाती है। वो इधर उधर देखने के लिए हाथ पांव हिलाती है, लेकिन वो हिल नहीं पाती। जब वो खुद को देखती है तो उसे किसी ने बांध कर रखा था। वो खुद को ऐसे बंधे देख छूटने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं पाती। आज तक वो कभी नहीं डरी थी, लेकिन आज उसे थोड़ा डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आता कि उसे किसने किडनैप किया है। उसके दिमाग में सबसे पहले कुणाल का ध्यान आता है। वो चिल्लाते हुए बोलती है, कोई है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। वो खुद को छुड़ाने के लिए झटपटाने लगी थी, लेकिन वो खुद छुड़ा ही नहीं पाती और वहां उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। कितनी देर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने के बाद भी निशा खुद को छुड़ा नहीं पाती, इसलिए अब थक हार कर वो चुप हो जाती है। निशा ऐसे ही बैठी रहती है, वहां कोई नहीं था तो वो आसपास देखती है, लेकिन उसे उस रूम में एक बेड के अलावा कुछ नहीं दिखता। उस रूम को एक विंडो और एक डोर था और दोनों बंद थे, इसीलिए बाहर क्या है ये वो देख नहीं पाती। निशा पूरे रूम को देख ही रही थी कि डोर ओपन होने की आवाज आती है और वो डोर की तरफ देखती है। वहां एक आदमी खड़ा था जो कुणाल के एज का ही था, हैंडसम था, लेकिन कुणाल के इतना नहीं। निशा उसे देखते हुए सोचती है कि वो इसे जानती है या नहीं, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। वो आदमी रूम के अंदर आता है और निशा को देखते हुए बोलता है, उठ गई तुम। उसकी आवाज सुन जो अपने सोच में थी वो उसे देखने लगती है। वो आदमी अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए आ रहा था। उसकी आंखों में निशा के लिए लस्ट दिखाई दे रहा था। निशा उसे अपनी तरफ ऐसे देखते देख उसे घिन भरी नजरों से देखने लगती है। वो आदमी निशा की तरफ देखते हुए उसे बोलता है, तुम्हारा कब से इंतजार किया है मेरी जान, आज आखिरकार तुम मेरे पास आ ही गई। उसकी बात सुन निशा उसे कंफ्यूज होकर देखती है। निशा को ऐसे अपनी तरफ देखता देख वो इंसान निशा से बोलता है,
शायद तुम मुझे भूल गई हो। तुम जानती हो हम दोनों बचपन से एक दूसरे की जानते हैं और तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें जबरदस्ती मुझसे दूर किया, तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और आज जाकर तुम मुझे मिली हो। तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारे एक्सीडेंट का नाटक बहुत अच्छे से किया था, लेकिन मुझे पता था कि तुम नहीं मरी हो और एक दिन मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा, और देखो आज तुम मेरे पास हो। अब हम दोनों कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। निशा उसकी सारी बातें सुन रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं पता था और वो उस इंसान को देखे जा रही थी। वो इंसान उसे ये सब बोल पागलों की तरह हंसने लगता है। निशा को अब उसे देख बहुत डर लग रहा था। उसे ये तो समझ आ गया था कि ये आदमी मेंटली स्टेबल नहीं है। निशा को डर तो लग रहा था, लेकिन वो खुद का डर चेहरे पर नहीं आने देती और थोड़ी हिम्मत कर उस इंसान से पूछती है, तुमने कहा हम दोनों एक दूसरे को बचपन में जानते थे, तो तुम्हारा नाम क्या है? निशा की बात सुन वो इंसान बोलता है, वैसे तो मेरा नाम सौरभ है, लेकिन तुम मुझे ब्रदर बुलाया करती थी। उसकी बात सुन निशा उसे बोलती है, ब्रदर मतलब भाई, तो फिर तुम मेरे भाई हुए ना? निशा की बात सुन सौरभ गुस्से से बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा भाई नहीं बल्कि हस्बैंड बनना चाहता हूँ। सौरभ की बात सुन निशा उसे बोलती है, लेकिन मेरी शादी पहले से ही हुई है, अब मेरी शादी तुमसे कैसे हो सकती है? निशा की शादी होने की बात सुन सौरभ एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोलता है, शादी हुई तो क्या हुआ, डाइवोर्स भी तो हो सकता है ना? सौरभ की बात सुन निशा भी शांत लहजे में बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलती है, उसके लिए तुम्हें मेरे हस्बैंड के पास डाइवोर्स पेपर्स लेकर जाना होगा। निशा की इस बात पर सौरभ बोलता है, ठीक है, मैं चला जाऊंगा। तुम जब तुम्हारे हस्बैंड को डाइवोर्स देने के लिए रेडी हो जाएगी मुझे बता दो, मैं पेपर्स रेडी करवाता हूँ, उसके बाद तुम्हारे साइन वाले पेपर्स लेकर तुम्हारे हस्बैंड के पास चला जाऊंगा। निशा तो सौरभ की बात सुन हैरान रह जाती है। सौरभ उसे कुणाल से डाइवोर्स लेने के बाद खुद के साथ कहीं ले जाएगा। वो सौरभ से पूछती है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ और उसे डाइवोर्स कभी नहीं दूंगी। उसकी बात सुन सौरभ थोड़ा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में निशा का जबड़ा अपने हाथ में कस के पकड़ बोलता है, तुम उसे अपनी मर्जी से डाइवोर्स नहीं दोगी तो मैं तुम्हें मजबूर करूंगा, और अगर तुम वैसे भी नहीं मानी तो मैं तुमसे दूसरी शादी कर लूंगा, लेकिन तुम सिर्फ मेरी होगी, समझी तुम? जेड। सौरभ इतना बोल निशा को आगे कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना वहां से चला जाता है। उसे जाते देख निशा एक गहरी सांस छोड़ती है। सौरभ रूम से बाहर आकर निशा पर नजर रखने के लिए अपने कुछ बॉडीगार्ड्स रखता है और वहां से चला जाता है। निशा अब वहां से छूटने के बारे में सोचने लगती है। उसे अब कुछ भी करके यहाँ से छूटना होगा या फिर कुणाल तक मैसेज भेजना होगा। निशा यही सब सोच रही थी। वही कुणाल के विला में कुणाल देर रात तक जागता है और फिर वही अपने चेयर पर सिर टिकाकर आंखें बंद करता है और उसे भी नींद लग जाती है। सुबह उसकी आंख उसका फोन बजाने की वजह से खुलती है। वो जब अपने फोन की स्क्रीन देखता है तो वहां उसके एक हैकर का कॉल आया हुआ था। वो झट से अपना फोन उठता है तो वो हैकर उसे निशा का फोन किसी रेस्टोरेंट से कुछ ही है इतना बताता है। कुणाल ये बात सुन समझ जाता है कि सौरभ के आदमियों ने निशा का फोन रेस्टोरेंट से आसपास ही फेंका होगा। वो उसे सौरभ की लोकेशन के बारे में पूछता है तो वो बताता है जुड़े थोड़ा टीम लगेगा उसकी लोकेशन ढूंढने में। कुणाल अपने उस आदमी से बात कर जैसे ही कॉल कट करता है तभी उसे उसके दादाजी का कॉल आता है। वो कॉल रिसीव कर उन्हें ग्रेट करता है और पूछता है कि उन्होंने क्यों कॉल किया, कुछ काम था क्या? तभी कुणाल के दादाजी निशा की लोकेशन पता चलने का बताते हैं।